बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 194 एक साथ सुन चुके हैं। अब की 195 मुलाहिजा फरमाएं। अब जबकि तोंद वाले ने अपनी गन जेब में रख ली थी और स्टीयरिंग व व्हील संभाल लिया था, मेरे करीब सिर्फ एक आदमी और एक ही रिवॉल्वर रह गया था। मैं चाहता तो वहीं हरकत में आ सकता था और थोड़ी बहुत हलचल शुरू कर सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये चक्कर क्या था और वो लोग दर हकीकत कौन थे। इसलिए मैं काफ़ी हद तक सादतमंदी से बैठा रहा और मैंने उन्हें अपने अगवा के मंसूबे पर कामयाबी से अमल दरामद जारी रखने का मौका दिया। लड़की ने तुम्हें क्या बताया है? तोते ने पूछा। वो अब भी बिला ज़रूरत गन की नाल मेरी पसलियों में चुभोए जा रहा था। उसके लहजे से तो यही मालूम होता था कि उसने महज सवाल बराए सवाल किया था, वरना उसे उस जवाब की कोई खास परवाह नहीं थी। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने हैरत से कहा। यहाँ तो मुद्दत हो गई किसी लड़की से बात करने को दिल तरस रहा है। चौधरी डियर, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, तोता जहरीले लहजे में बोला। तुम इतने दौलतमंद आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी में लड़कियों की क्या कमी है? ऐसा लगता था कि उसके लहजे में कोई जाती अनाद भी बोल रहा था। बाज जराइम पेशा लोगों की नज़र सिर्फ दौलतमंदों की दौलत पर होती है और बाज उनकी दौलत छीनने के साथ साथ उन्हें सफाई हस्ती से भी मिटा डालना चाहते हैं। उनमें से बाज के जहन में अपने टेढ़े मेढ़ेपन की वजह से कुछ उबाल उठ रहा होता है और बाज के जहनों में कोई और तूफान सर उठाता रहता है। वो बात जारी रखते हुए बोला, वैसे फिलहाल मैं मिस एक्स की बात कर रहा हूँ। ओहो, मैंने मायूसी से कहा। वो लड़की कहाँ है? वो तो अच्छी भली झादीदा औरत है। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। तोता गुर्राया। सवाल क्या था तुम्हारा? मैं भूल गया, मैंने सादगी से कहा। उसने एक बार फिर गन की नाल मेरी पसलियों पर रगड़ी। उस बदवक्त से जुबानी छेड़छाड़ कुछ महंगी पड़ रही थी। वो गन से गोया मेरी पसलियों की खाल उतारने के दर पे था, तहम उसने दांत पीसते हुए अपना सवाल दोहराया। मैं पूछ रहा था, उस औरत ने तुम्हें क्या बताया है? औरतें कब किसी को कुछ बताती हैं? वो सब कुछ अपने दिल में ही रखती हैं। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। इस दौरान गाड़ी सड़क पर टायरों की चिड़चिड़ाहट पैदा करके मोड़ काट कर एक तरफ रवाना हो चुकी थी। उसने कुछ दांत पीसे, कुछ मेरी पसलियों को पीसा, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, काफी दिन पहले मैंने किसी से सुना था कि तुम बहुत शौक आदमी हो चौधरी, लेकिन ये तुम्हारी चौकियों की आखिरी रात भी हो सकती है। मैं तो हर रात यही समझ कर गुजारता हूँ, मैंने बदस्तूर पुरस्कून लहजे में कहा। गाड़ी के शीशे बंद थे और वो खासी तेज रफ्तारी से जा रही थी। रास्ते में दो एक जगह पुलिस की गश्ती गाड़ियां भी नजर आईं, लेकिन किसी ने उस स्याह कार को रुकने का इशारा नहीं किया था। शायद वो लोग गाड़ियों को अच्छी तरह पहचानते थे। अगर उसमें सिर्फ शुराफा मौजूद होते तो शायद उन्हें रोक लिया जाता। तोता शायद किसी मसलहत के तहत अपनी बरहमी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद उन निस्बतुन पुरस्कून और अहमबार लहजे में बोला, तुम्हारी हमदर्दियां किसके साथ हैं? अजीब सवाल है, मैंने हैरत से कहा। शायद मुझे इसलिए भी तुम्हारे सवालात अजीब लग रहे हैं कि उनका कोई खास पस मंजर है जो मुझे मालूम नहीं है। तुम पहले मुझे हालात से आगाह क्यों नहीं करते? फिर शायद मैं तुम्हारे सवालों का कोई सही जवाब दे सकूं। मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ मालूम करने की कोशिश मत करो। वो गुर्राया। तुम्हें यकीनन पहले ही बहुत कुछ मालूम हो चुका है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। ये तो बड़ा सियासी सा सवाल है। ऐसे सवालों के डिप्लोमेटिक जवाब देना भी सीख नहीं सका। अगर मैं ये कहूँगा कि मेरी हमदर्दियाँ इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ हैं, जो गरीब होने के साथ साथ बेवकूफ़ी की हद तक सादालू भी हैं, तो तुम समझोगे मैं सियासी लीडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि सियासी लीडर कभी आवाम को सादालू और बेवकूफ़ नहीं कहते, क्योंकि उसी सादालू और बेवकूफ़ी पर उनका सारा कारोबार चलता है। वो न ज़हीन, दानिश्वर और हमेशा सही फैसला करने वाला कह कर बांस पर चढ़ा कर मरवा देते हैं। इसलिए मैं ये जवाब देना नहीं चाहता। चलो फिलहाल गुजारे के लिए मैं ये कह देता हूँ कि मेरी हमदर्दियाँ खूबसूरत लड़कियों के साथ हैं। खूबसूरत लड़कियों को तुम्हारी हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं। वो गुर्राया। हमदर्दी करनी है तो बदसूरत लड़कियों से क्यों नहीं करते? मैंने आज तक किसी लड़की को अपने बारे में कहते नहीं सुना कि वो बदसूरत है। अच्छा ये बताओ, तुम मिस एक्स के पास क्यों गए थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दौलतमंद लोग अमूमन उस किस्म की लड़कियों के पास क्यों जाते हैं? मैंने उसे भी सवाल ही में उलझाने की कोशिश की। उसके सवाल पर मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई थी। फरहीन बेचारी यही समझ रही थी कि मुझे उसके पास जाते और फिर वहां से निकलते किसी ने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ मुझसे उसके बारे में सवालों जवाब हो रहे थे। तोते को खामोश देखकर मैंने जल्दी से मजीद कहा, मैं तो उसके पास खासा लंबा प्रोग्राम लेकर गया था, लेकिन उसने मुझे फिलहाल सिर्फ चंद खूबसूरत मुस्कुराहटों पर टाल दिया। लगता है उम्मीदवारों की लाइन काफ़ी लंबी है। मैं उस दौरान कार के अंधेरे में नहायत आहिस्तगी से हाथ पीछे ले जाकर पैकेट बेल्ट से निकाल चुका था और उसे सीट में उस जगह ठूंसने की कोशिश कर रहा था जहां पुश्ता और निचला हिस्सा मिलते हैं। आम हालात में ये मामूली सा काम था, लेकिन उस वक्त उसे अंजाम देने में मुझे मुहावरतन दांतों पसीना आ गया था और अमली तौर पर मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था। मैं अपनी पेशानी से पसीने के कतरे आंखों की तरफ फिसलते महसूस कर रहा था। तोता अचानक ही उछल कर जरा परे खिसक गया,
लेकिन उसकी गन की नाल मेरी पसलियों पर ही रही। वो शायद कुछ हरकत महसूस करके बुरी तरह चौंका था। ये तुम कसमसा क्यों रहे हो? वो बरहमी से बोला। एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी को तुम गन के जोर पर अगवा करके ले जा रहे हो और तुम चाहते हो कि वो कसमसाए भी नहीं। मैंने दर्दनाक लहजे में कहा और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं अपना काम खत्म कर चुका था। मैं पैकेट सीट में उड़स चुका था जहां वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। न जाने क्यों मुझे अंदेशा था कि शायद एक बार फिर मेरी तफसीली तलाशी ली जाएगी। उसने हाथ बढ़ाकर गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। मैं उस वक्त दोनों हाथ गोद में रखे हत्तुल इम्कान मासूम सी शक्ल बनाए बैठा था। मैंने तोते को तसल्ली देने की कोशिश की। तुम ख्वाह वहशत ज़दा हो रहे हो। मैंने तो ज़रा जेब से सिगरेट निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो सिगरेट खत्म हो चुकी है। अगर पैकेट होता भी तो शायद तुम लोग निकाल चुके होते। यकीनन, तोते ने अपने मखसूस जहरीले अंदाज में जवाब दिया। हम तुम्हारी जेबों में तो क्या तुम्हारे तन पर भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। मेरा अंदेशा कुछ दुरुस्त ही मालूम होता था। वो गहरी नज़र से मेरा जायजा लेते हुए बोला, तुम स्मोकर तो मालूम नहीं होते। बाकायदा स्मोकर तो नहीं हूँ, कभी कभार पी लेता हूँ। खास तौर पर जब नर्वस होता हूँ तो सिगरेट की तलब शिद्दत से महसूस होती है। मैं हत्तुल इम्कानी काम आदमी नजर आने की कोशिश कर रहा था। तो इस वक्त तुम नर्वस हो? तोते ने इस्तेज़ाहिया से लहजे में पूछा। जाहिर है हर शरीफ आदमी इस तरह अगवा होते वक्त नर्वस तो होता होगा, मैंने सादगी से जवाब दिया। क्या तुम मुझे इतना ही गधा समझते हो? उसने ना ही ठहरे ठहरे लहजे में सवाल किया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैंने तुम्हें उल्लू समझता हूँ और ना ही गधा। मुझे तो तुम सिर्फ तोते नजर आ रहे हो। ताहम मैंने अपनी सादगी बरकरार रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं भला तुम्हें गधा क्यों समझने लगा? अभी तक तुमने मुझे दुलत्ती रसीद नहीं की। नर्वस लोगों की जुबान यूं कैंची की तरह नहीं चलती। वो तवील सांस लेकर बोला, बहरहाल मैं तुम्हें सिगरेट पिला देता हूँ। किसी भी किस्म के नशे के लिए तरसते हुए लोगों पर मुझे तरस आ जाता है। उसने मेरी पसलियों से गन हटाए बगैर अपनी खाली हाथ से अपनी जेब टटोल कर एक सिगरेट निकाली। पैकेट जेब से निकाले बगैर ही उसने सिगरेट निकाल ली थी। सिगरेट उसने मेरे होंठों में फंसा दी और उसी हाथ से लाइटर निकाल कर उसे शोला दिखाया। शुक्रिया, मैंने बादल नख्वास्ता एक कश देते हुए कहा। खामुखा ही मैंने अपनी शामत को दावत दी थी। 1 घंटे से भी कम वक्त में ये दूसरी सिगरेट पीना पड़ रही थी। मैंने अपनी पेशानी से पसीना पूछा। तोता बगौर मेरी तरफ देख रहा था। वो कुछ उलझन में नजर आ रहा था। वो कोई अपनी राय पर नजरसानी करते हुए बोला, तुम तो वाकई नर्वस नजर आ रहे हो। मैंने तो सुना था तुम बड़े हीरो किस्म की चीज हो। कहाँ से सुन लिया तुमने? मैंने कराने किसी अंदाज में कहा, मैं तो यहाँ काफी गुमनाम आदमी हूँ। तुम तक मेरी शोहरत कैसे पहुंच गई? और वो भी गलत सल्त किस्म की शोहरत। बस हमारे कुछ राय हैं। उसने अपनी सांप जैसी आंखों में पुरस्कारियत लाने की कोशिश की। बहुत ही बेहुदा राय है, उन पर भरोसा मत करना, मैंने मशवरा दिया। इस दौरान गाड़ी मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई मेट्रोपोल के पास से गुजरकर क्लिफ्टन की तरफ मुड़ चुकी थी। अभी वो किसी और तरफ भी मुड़ सकती थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था क्या वो क्लिफ्टन की तरफ ही जा रहे थे। यहाँ सड़क पर रोशनी काफी थी। तोते ने रूफ लाइट बुझा थी। तोंद नहायत इनहिमाक से ड्राइविंग कर रहा था और अपने गर्दो पे से गोया बिल्कुल लाताल्लुक था। हमारे जराए बिल्कुल ठीक है, बेहुदा असल में तुम हो। तोता बोला, तुम्हारे हाथ में गन है, मैं तुम्हारी बात की तरतीब नहीं कर सकता। मैंने बेचारगी का इजहार करने की कोशिश की। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने पूछा, एजेंडा क्या है? तोता गोया किसी तसव्वुर से माजूज होते हुए खनकारने के से अंदाज में होले से हंसा, तुम्हें थोड़ी सी तैराकी कराने का प्रोग्राम है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम तैर रहे हो या डूब रहे हो। ओह मेरे खुदा, मैंने आंखें फैलाई। तुम लोग मुझे समंदर में फेंकने जा रहे हो? नहीं, हम तुम्हें खैर सगाली मिशन पर समंदर की तह की तरफ रवाना करना चाहते हैं। तुम वहां से हमें रिपोर्ट भेजा करना कि समंदर में तुम्हारे अलावा किस किस मखलूक का इजाफा हुआ है और मछलियां क्या फैशन अपना रही हैं, वगैरह वगैरह। उसने संजीदगी से जवाब दिया। तो उनने पहली बार गुफ्तगू में दखल दिया। नूरी, तुम बेकार बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय इससे मालूम करने की कोशिश करो कि लड़की ने उसे क्या बताया है। बास के नज़दीक यह बात बहुत अहम है। मुझे मालूम है। तोता घुराया, मैं बास को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम फिलहाल खामोशी से वही काम करो जो तुम्हारे सपुर्द है। अपने नन्हे से जहन को इधर उधर उलझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें नहीं मालूम कि हम जिस शख्स को खुशकिस्मती से काबू में करके ले जा रहे हैं, यह मछली नहीं मगरमच्छ है। यह हमें कुछ नहीं बताएगा, चुनाचे इसके साथ मगजखोरी से बेहतर है कुछ वक्त हल्की फुल्की बातों में ही गुजार लिया जाए। आखिर में उसे समंदर में फेंकने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस शख्स की सी अदाकारी करने की कोशिश की जो अंदर से खौफजदा हो लेकिन बेखौफ नजर आने की कोशिश कर रहा हो। मुझे कुछ मालूम नहीं है, लड़की ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं उसे छुपाने के लिए जान पर नहीं खेल सकता था। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मेरी उससे कोई खास बात नहीं हुई। मैं तो उससे सिर्फ थोड़ी सी दिल खुश करने वाली बातें करके वापस आ गया था। मुझे क्या मालूम था कि ये मुलाकात मुझे इतनी महंगी पड़ेगी, वरना मैं तो उसके करीब भी नहीं फटकता। इस शहर में लड़कियों की कमी है क्या? वो तो ठीक है प्यारे, तोता बोला, लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि तुम उसके पास नहीं गए थे। उसने अपने एक खास चमचे जमील को तुम्हारे पास भेजकर तुम्हें बुलाया था।
उसे जाहिर होता है कि उसका कोई खास मकसद था और उस वक्त उसका एक ही खास मकसद हो सकता था। अगर तुम खुद उसके पास गए होते तो शायद हम यकीन कर लेते कि तुम सिर्फ ठरक झाड़ कर वापस आ गए होगे, बल्कि फिर भी यकीन करना मुश्किल होता। तो उनने लुकमा दिया, ये कोई आम सेठ नहीं है। तोते ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा, तुम लोग वाकई इतने गैर अहम से किसी चक्कर में मुझे एक बेवकूफ़ इंसान की तरह गोली मारकर समंदर में फेंक दोगे? तुमसे किसने कह दिया कि ये कोई गैर अहम चक्कर है? तोता कुर्राया, जाहिर है जब मुझे असल बात ही मालूम नहीं है तो मैं इसकी अहमियत का अंदाज़ा किस तरह कर सकता हूँ। मुझे बहरहाल ये कोई इतना अहम मामला नहीं लग रहा कि इसके लिए तुम मुझ जैसे अहम आदमी को यूं मार कर समंदर में फेंक दो। क्या तुम्हें मेरे एवज कोई भारी तावान वगैरह भी वसूल करने का ख्याल नहीं आ रहा? तुम जानते ही हो कि मैं एक दौलतमंद आदमी हूँ। हमें लालच देने की कोशिश मत करो। तोते ने कहकर लगाया, हमारे पास लंबे चक्रों में उलझने के लिए वक्त नहीं है। तुम चाहते हो हम ऐसे चक्रों में पड़ जाएं जिनमें हमें लेने के देने पड़ भी सकते हैं। मैं वैसे ही सीधे सादे अंदाज में तुम्हें 20-30 लाख दे सकता हूँ। मेरा फ़ोन मुझे दो, मैं एक आध घंटे के अंदर अंदर रकम मंगवा देता हूँ। बैठे बिठाए तुम्हें इतनी रकम मिल जाएगी तो मुझे छोड़ने में क्या हर्ज है? इस किस्म की कोई डील नहीं हो रही। नूजी तोंद खनकार कर हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोला। नूजी यकीनन तोते की उर्फियत थी। उसका असल नाम ना जाने क्या था। तोंद वाले ने उसे सिर्फ मुखातिब किया था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि वो क्या कहना चाहता था। वो गालबन अपने साथी को मशवरा देना चाहता था कि वो मुझसे 20-30 लाख बल्कि शायद इससे कहीं ज्यादा रकम हासिल करने के बाद भी मुझे ठिकाने लगा सकते थे। तोता भी यकीनन उसके कहे बगैर ही उसका मतलब समझ गया, लेकिन वो शायद अपने नामालूम बाज का बहुत ही वफादार और अपने नुकीली नाक की सीध में चलने वाला आदमी था। वो आंखें बंद करके सिर्फ अहकामात पर अमल करता था, साइड बिजनेस नहीं करता था। बहुत ही ध्यानदार बदमाश मालूम होता था। जाहिर है मेरा मकसद भी उनसे कोई सौदेबाजी वगैरह करना हरगिज नहीं था। मैं तो इतनी देर से महज इसलिए उन्हें बातों में उलझा रहा था कि उनके असाब पर एजान और तनाव की वजह से पड़ने वाला दबाव कम से कम हो जाए। एजान और तनाव की कैफियत में बाकी बदमाशों की उंगलियां बहुत जल्दी ट्रैगर दबाती हैं। उनके असाब जरा सुकून की हालत में हों तो वो ट्रैगर दबाते वक्त एक आध लम्हे के लिए हिचकिचा जाते हैं। एक आध सेकंड के लिए उनका जहन अपने से झल्ले के बारे में सोच लेता है। मेरे लिए वो एक आध मिनट ही काफी होता था। नूजी ने पहले से ज्यादा दरिस्ती से तोंद को झाड़ा। मैंने तुमसे कहा है खामोशी से ड्राइविंग करो, इसके चक्कर में मत आओ। तुम ही कह चुके हो ये कोई आम सेठ नहीं है। सेठ तो आम भी हो तो दस्ताने पहनकर उससे हाथ मिलाया करो। कोई बात ये नहीं कि मुसाफा करते हुए वो तुम्हारी खाल खींच ले और उस पर 4 पैसे नफा कमा ले। तुम 20-30-50 लाख के ख्वाब मत देखो, सिर्फ सड़क पर नजर रखो। तोंद खामोश हो गया। उसने यकीनन तसव्वुर में नोटों की गड्डियों को अलविदा कह दिया था। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। मैं माकूलियत और खुलूस से जो भी पेशकश किए जा रहा हूँ तुम उससे रद्द किए जा रहे हो। हाँ, हम लोग ऐसे ही हैं। तोता बेपरवाही से बोला, माकूलियत और खुलूस ना तो हमें छू कर गुजरा है और ना ही हमें उससे कोई मतलब है। बाज़-औक़ात तो कोई ज़्यादा ही माकूल और ज़्यादा ही पुरकशिश बनने की कोशिश करे तो हम उसे ज़्यादा ही जल्दी ठिकाने लगा देते हैं। इस दौरान गाड़ी क्लिफ्टन पहुंच चुकी थी और कसीनो की तरफ मुड़कर उससे भी आगे चली जा रही थी। कसीनो जैसे तफरीह मकाम पर उस वक्त सन्नाटा था। उससे पहले आगे जाकर जहां गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतरी वहां तो हू का आलम तारी था। गाड़ी समंदर के ऐन करीब जा रुकी। नूजी या तोते ने मुझे गन की नाल से टोका दिया, चलो उतरो। फर्ज करो मैं उतरने से इनकार कर दूं तो फिर हमें यह नागवार फरीजा गाड़ी के अंदर ही अंजाम देना पड़ेगा। तोते ने जवाब दिया, ये मत समझना कि हमें गाड़ी गंदी हो जाने की फिक्र होगी, क्योंकि ये गाड़ी हमारी नहीं है। तुमने महज इतने से काम के लिए इतनी दूर आने की जहमत की। मैंने हकीकतन जरा हैरत से कहा, तुम रास्ते में किसी वीरान सी जगह में मेरा किस्सा पार कर सकते थे। हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, घरों में सोए हुए लोगों की नींद खराब नहीं करते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ये गंदगी नहीं फैलाते, क्योंकि वहाँ पहले ही काफ़ी गंदगी होती है। यहाँ गोली मारने के बाद लाश के साथ कोई भारी चीज़ बांधकर जरा आगे जाकर फेंक आते हैं तो आमतौर पर लाश दरियाफ्त नहीं होती। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि आखिर तुम एक बड़े आदमी हो, तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत एहतमाम तो होना चाहिए था। तोते ने वजाहत की, दुरुस्त कह रहे हो। मैंने इस बात में सर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर उतरने लगा। तोता गन लिए मेरे पीछे था। अब वो लोग हैजान ज़दा नहीं रहे थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि लाशौरी तौर पर उन्होंने मुझे आसान शिकार समझ लिया था। हालांकि वो मेरे बारे में थोड़े बहुत खबरदार भी थे। अब उनकी थोड़ी बहुत लाशौरी बेपरवाही इस बात से जाहिर थी कि तोन ड्राइविंग सीट से उतर चुका था, लेकिन उसने मेरी तरफ के दरवाजे पर आने और मुझे गन से कवर करने की सूरत महसूस नहीं की थी। सिर्फ तोते के हाथ में गन थी और वह मेरे पीछे पीछे उस दरवाजे से उतरने के लिए झुककर आगे खिसक रहा था जिससे मैं उतर रहा था। मैं इतनी दूर तक इतनी सादतमंदी से इसलिए चला आया था कि मेरा ख्याल था कि वो मुझे किसी के सामने पेश करने के लिए ले जा रहे थे। मैं मुंतजिर था इस तरह बात कुछ समझ में आएगी, उस मुअम्मे का कोई सिरा हाथ आएगा, लेकिन वो तो पत्ता ही साफ करने पर तुल गए थे।
और मुझे उसकी वजह तक मालूम नहीं हो सकी थी। गाड़ी से उतरते वक्त मैंने जुआ खेला। मैंने मुड़कर तो नहीं देखा क्योंकि उससे तोता चौकन्ना हो सकता था। अंदाजन ही मैंने गाड़ी से उतरने के बाद ऐन उस वक्त जोर से दरवाजा बंद कर दिया जब मेरे ख्याल में तोता सर नीचा किए बाहर आने लगा था। मैंने धब से दरवाजा जोर से उसके सर से टकराने और उसके बेसाख्ता चीख उठने की आवाज बैक वक्त सुनी। उस वक्त तक मैं दौड़ पड़ा था। रेत पर दौड़ना भी आसान काम नहीं था। हर कदम पर जमीन गोया पांव पकड़ लेती थी। रेत वहां नरम थी और पांव उसमें धंसे जा रहे थे। थोड़े ही फासले पर मुझे नारियल के चंद दरख्तों और झाड़ियों का एक झुंड सा मुलगजे अंधेरे में नजर आया था। मैं उसी की तरफ दौड़ा था। वहां पहुंचने तक मेरी जिंदगी या मौत का फैसला भी हो सकता था। तो चूंकि गाड़ी से बाहर था, वो फौरी तौर पर गन निकाल कर फायर कर सकता था। मुलगजे अंधेरे में वो मेरा हेवला तो देख ही सकता था, लेकिन शायद वो तोते की फिक्र में पड़ गया था क्योंकि फौरी तौर पर कोई गोली मेरे ताक्कुब में नहीं आई। ताहम मैं रेत में पांव धंसने के बावजूद जिग जैग होकर भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि किसी भी लम्हे गोलियां मुतवक्का हो सकती थी। मेरे झुंड तक पहुंचने से पहले ही गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। गोलियां सनसनाती हुई मेरे इतने करीब से गुजरी कि मैंने जिग जैग होना भी छोड़ दिया और अपने आप को रेत पर गिरा दिया। उससे उन्हें यह गलत फहमी भी हो सकती थी कि मुझे गोली लग चुकी है। झुंड सिर्फ चंद कदम के फासले पर रह गया था। मैं लुढ़कता हुआ दरख्तों तक जब पहुंचा और चारों हाथों पैरों के बल चलकर तेजी से उनकी ओट में हो गया। कुछ गोलियां दरख्तों के पत्तों को भी उड़ाती हुई ले गईं। वो जिस तरह अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, उसे लगता था कि उन्होंने इंतहाई फुर्ती से अपने हथियारों को ज्यादा तेजी से दोबारा लोड भी कर लिया था। अब वो फायर करने में मोहतात हो गए थे। मैंने तोते के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। वो तोंद पर बरस रहा था और उसे अहकामात दे रहा था। मैं एक लम्हे के लिए साख्त रहा, फिर दरख्तों के अकब से सर जरा सा निकाल कर देखा। नूजी और तोंद दोनों झुंड की तरफ चले आ रहे थे। मुलगजे अंधेरे में वो महज धुंधली परछाइयां दिखाई दे रहे थे। तेज हवा में उनके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। मैं कुछ और पीछे खिसक गया। वो दोनों झुंड के करीब पहुंच चुके थे। नूजी बोला, तुम इस तरफ से घूम कर जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूं। देखते ही गोली मार देना। उसके पास कोई हथियार नहीं है। अगर वो बचकर निकल गया तो बात हमारी तिक्का बोटी करवा कर रख देगा। तो उन्होंने बज़ाहिर सिर्फ हाँफते हुए यह बात कही थी, लेकिन मुझे कुछ यूं लगा जैसे वो अंदर ही अंदर रो रहा था। वो बचकर नहीं जा सकता। नूजी एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। तो उनके साथ साथ वो गोया खुद को भी यकीन दिला रहा था। मैं पत्तों और शाखों की खड़खड़ाहट सुन रहा था। वो झाड़ियां हटा हटा कर देख रहे थे, गोया किसी मफरूर खरगोश को तलाश कर रहे हूं। मैं दरख्तों के दरमियान से नहायत मोहतात अंदाज में झांका और अंदाजा लगाया कि तोंद जल्द मेरे करीब पहुंचने वाला था। मैं खिसक कर एक और दरख्त की ओट में हो गया जहां मैं बेहतर तौर पर उसका इस्तकबाल कर सकता था। मैं अपनी जगह साथ था और किसी दरिंदे की तरह उनका मुंतजिर था। मैं दरख्त की ओर से झांकने की कोशिश नहीं की क्योंकि अब वो भी मेरा सर देख सकता था। मैं सांस रोके उसका मुंतजिर था, लेकिन वो मेरे अंदाजे से कुछ पहले अचानक ही मेरे सामने आ गया। गो कि उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन वो मेरी तरफ घूमने ही लगा था। मुझे फौरन उस पर छलांग लगाना पड़ी। मैंने कोशिश की कि तेजी से उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर उसे चीखने से पहले बाज रखूं, लेकिन मुझे एक लम्हे की ताखीर हो गई तो उनके हल्क से चीख निकल ही गई। मैंने उसकी गर्दन शिकंजे में तो जकड़ ली और उसका गन वाला हाथ भी काबू में कर लिया, लेकिन उसका साथी बहरहाल खबरदार हो चुका था। तो खुद भी खासा जानदार था। उसने मुझे अपनी कमर पर से उछालकर आगे फेंकने की कोशिश की थी, जिसकी उसे हसरत ही रह गई थी। उसका गन वाला बाजू मरोड़कर उसकी पुष्ट पर ला चुका था और उसे मैं ढाल बना चुका था। गन उसके हाथ से छूटकर कहीं गिर चुकी थी। दफातन झाड़ियों में शोला लपका और मेरी गिरफ्त में तोंद को झटका सा लगा। दूसरी लम्हे वो ढीला पड़ गया। उसी दौरान एक और गोली मेरी गर्दन के पास से गुजर गई। मैंने तोंद को छोड़ दिया और उसके साथ ही मैं खुद भी जमीन पर गिर गया। मैं जमीन पर इधर उधर हाथ मारकर उसकी गन तलाश करने लगा। गन तो मुझे मिल गई, लेकिन उस वक्त तक तोता वापस भाग चुका था और खासी दूर निकल गया था। न जाने क्यों उसने अचानक पसपाई इख्तियार करने का फैसला किया था। मुझे इससे ये तवक्को हरगिज नहीं थी, इसलिए मुझे उसका ताकुब शुरू करने में कुछ देर हो गई थी। उसे एहसास हो गया था उसके हाथों उसका अपना ही साथी कत्ल हो गया था और उसका पिस्तौल मेरे हाथ आ गया होगा। मैंने उस पर अंधाधुंध 2-3 फायर किए, लेकिन अभी उसकी किस्मत में मौत नहीं थी। मैं उसके ताकुब में दौड़ा। मुझे कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। फिर एक झटके के साथ कार का हेवला हरकत में आया और दूसरे लम्हे वो रेत उड़ाती हुई आंधी तूफान की तरह सड़क की तरफ रवाना होगी। मैंने इसरारी अंदाज में गोलियां बरसाई, लेकिन उसका कोई फायदा न हुआ। कार तारीकी में गायब हो गई थी और मैं बेवकूफों की तरह वहीं खड़ा रह गया था। वो बात जो मैं उस भगदड़ और जिंदगी मौत की कश्मकश में बिल्कुल भूल चुका था, अचानक ही मुझे याद आई और एक लम्हे के लिए मेरी टांगों से चांद निकल गई। वो पैकेट जो फरहीन ने बड़े मान से मुझे दिया था,
जिसके बारे में गालबन उसने सोचा था कि मैं उसकी हिफाजत सबसे बेहतर तौर पर कर सकूंगा, वो उस गाड़ी में ही रह गया था। उसने कहा था कि उसकी जिंदगी की जमानत था उसकी इंश्योरेंस के मुताबिक था। उसके ख्याल में जब तक पैकेट महफूज रहता उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। अब मैं नहीं कह सकता था कि गाड़ी किस सीट में छुपा हुआ पैकेट कब तक किसी की नजर से महफूज रह सकता था। मैं चल में वहीं गुमसुम खड़ा रहा। आखिर पलट कर तोंद वाले के पास वापस आया जो चारों खाने चित पड़ा था। मैंने झुककर करीब से उसका जायजा लिया। उसकी तोंद, जिसकी वजह से मैं उसे दिल ही दिल में उसका नाम तोंद रख रहा था, अब काफी नीचे चली गई थी। उसकी एक वजह तो शायद ये थी कि वो चित पड़ा था। दूसरी वजह यह थी कि उस तोंद में एक गोली पवस्त हो चुकी थी जिसके जख्म अभी तक भल भल खून बह रहा था। दूसरी गोली उसके सीने में उतरी थी, शायद सीधी दिल में उतरी थी और उसने उसी का काम तमाम कर दिया था। अगर वो सामने ना होता या तोते की गन बड़े कैलिबर की होती तो जो गोलियां मेरे जिस्म में पवस्त होती। मैंने तोंद की नब्ज देखी, नब्ज साख्त हो चुकी थी। मैं चल में वहीं खड़ा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। दूर दूर तक वहां किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था और समंदर के शोर के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर मैंने उसकी गन रुमाल से साफ करके उसे तोंद के मुर्दा हाथ में फंसा दिया। उसकी अमानत थी, मैंने उसे लौटा दी और बाजुबान खामोशी उसे खुदा हाफिज कहकर सड़क की तरफ चल दिया।